मोहम्मद निसा, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आपने भी मन बना लिया होगा अब सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करने का। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कंटिन्यू तैयारी भी नहीं कर रही हूँ सेकंड ग्रेड की, और साथ ही में मुझे मेरा सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है, बट फिर भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ में मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अब रुकना तो नहीं है, बस ये सोच लिया है कि इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी अगले एग्ज़ाम में, लेकिन तैयारी तो हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपने भी मन बना लिया होगा सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू जीरो से लेवल से शुरू करने का। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तैयारी पूरी है, वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इंसान कर्म करता है ना, उसको उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर हम देर से शुरुआत कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें देर से मिलेगा, लेकिन कोई ना, जैसे भी हमें शुरुआत हमने कर दी है, और आप लोग भी अपनी शुरुआत कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहूँगी मैं कि मैं जो है 2020 में मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आपको मतलब आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं जो मतलब थोड़ा सा आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने 2020 में अपनी बीएड कंप्लीट कर ली थी। बीएड कंप्लीट करने के बाद मेरा पहला एग्ज़ाम 2021 में था रीट का, जो कि बहुत अच्छे नंबर लाई थी मैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयारी की थी उसमें, आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन दिन रात एक कर दी थी मैंने सिर्फ रीट एग्ज़ाम में, मतलब अपनी जॉब लेने के लिए, और सिर्फ एक सीट लेनी थी मुझे। तो 2021 में वो एग्ज़ाम जो था वो रद्द हो गया था। वैसे तो मेरी रीट तो क्लियर ही थी, लेकिन एग्ज़ाम रद्द हो गया था। फिर उसके बाद में सभी को रद्द कर दिया गया था। लेवल 2 से हूँ मैं एसएसटी सब्जेक्ट से। फिर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ ना रीट वाला, उसमें क्या हुआ, सिलेबस भी चेंज कर दिया, साथ में प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम हो गए। तो प्री जो एग्ज़ाम था वो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम था उसमें मैं फिर रह गई थी, उसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे। 2023 में फिर कोई एग्ज़ाम था नहीं ऐसा। 2024 में फिर से रीट हुआ था, तो मैंने फिर से रीट दिया 2024 का कि हो सकता है इसमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो पहले के अकॉर्डिंग मेरे 2024 में रीट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इस तरह से मेरी रीट क्लियर है, और सीटेट का पेपर मैंने दे दिया है, वो मेरा क्लियर है। अभी दिया था मैंने आई थिंक 2024 या 2023 में, इस तरह से सीटेट का पेपर भी मेरा क्लियर है। साथ ही में जो सीईटी हम देते हैं 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, वो भी मेरा क्लियर है। बस ये जो पात्रता एग्ज़ाम है वो मेरे क्लियर है, लेकिन जिनसे हमें जॉब चाहिए ना, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई ना, मैंने तो उम्मीद नहीं छोड़ी है, और आपसे भी कहना चाहूँगी, असफलताओं से ही हमें सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी बिल्कुल निराश मत होना कि हाँ हमें असफलता हाथ लगी है तो हम निराश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस जो पात्रता एग्जाम है वो मेरे क्लियर हो चुके हैं। और रही सेकेंड ग्रेड की इनकी बात, तो मैं क्या इनके फॉर्म वगैरह भरती हूँ सेकेंड ग्रेड के। तो पिछली बार अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल सेकेंड ग्रेड का, उसमें पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, और मतलब साफ हमें समझ में आ गया था कि थोड़ा डीपली ही पढ़ना पड़ेगा अगर सेकेंड ग्रेड की हमें तैयारी करनी है तो। और रही रीट लेवल लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट की, तो इस बार अभी पेपर हुआ था जनवरी के अंदर। आप सभी ने भी दिया होगा जो भी लेवल 2 से एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कहना चाहूँगी मैं, लेवल 2 वाला जो पेपर आया था ना, वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी भी आया था, साथ में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। आप सभी को अच्छे से पता है किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। हमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चन को सोचने में टाइम लग रहा था। हम क्वेश्चन को जो आंसर होते हैं उनको आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है ना, तो मैंने भी सोचा है कि क्यों ना अब हम हमारे पढ़ने का तरीका बदल लें। इसीलिए मैंने अपना जो पहला वीडियो यही बनाया था कि अब हमें भी तरीका बदलना पड़ेगा। तो यहीं पर हम गलती करते हैं, पीछे अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती है हमारी। फिर 2030 में मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, 2024 में भी मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, तैयारी तो बस मैं रीट लेवल 2 की ही कर रही थी, इसीलिए बीच बीच में मतलब मैं तैयारी छोड़ रही थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं तैयारी को छोड़ देती हूँ। थोड़ा बीच में डिमोटिवेट भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब रीट का एग्ज़ाम रद्द हो गया था उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन खैर वो पुरानी बातें हैं, और पुराने हम जितनी बातें याद करें ना उतना हमें दुख होगा। तो बस कुछ नहीं है, प्रेजेंट में हमें जीना है और अपने कर्म को करते रहना है। तो बस आपसे कहना चाहूँगी, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने आज लोक प्रशासन का टॉपिक किस तरह से पढ़ा है और आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर आपको लगे कि हाँ आप बोर हो रहे हो, तो इस तरह से पढ़ो कि आप बोर ना हो पाए और आपको पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो बस मेरा यही एक उद्देश्य है कि हम सब जो मिलकर तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए, कोई भी हो। और अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैंने पढ़ा है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विषय, ठीक है, ये वाला हमने लिया टॉपिक। सबसे पहले मैंने लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा कि हाँ भाई 1812 में फ्रांस में हैमिल्टन ने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। फिर अब ये बोल रहा है कि मतलब कि लोक प्रशासन को समझने से पहले हम प्रशासन को भी तो समझे ना कि प्रशासन क्या होता है, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं प्रशासन क्या होता है। सब पढ़ लिया कि सेवा करना इसका अर्थ होता है, मैनेज का मतलब व्यवस्था करना होता है। इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे 2 या अधिक व्यक्ति होते हैं, सामूहिक प्रयास करते हैं, सामान्य लक्ष्य उद्देश्य होता है, ये सब इसमें हो गया, ठीक है। लोक प्रशासन का हमने पढ़ा, फिर प्रशासन पढ़ा। अब जब हम प्रशासन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रशासन में हम ये भी पढ़ते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं होती है। सर्वव्यापी प्रक्रिया होती है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामूहिक गतिविधि होती है, सांगठनिक गतिविधि होती है ना। प्रशासन में एक निश्चित लक्ष्य होता है, एक अधिकार सत्तायुक्त प्रक्रिया होती है। ये हमने पढ़ी सारी प्रशासन की विशेषताएं। प्रशासन का महत्व हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रशासन लोक प्रशासन में अंतर।
प्रशासन व्यापक का उदाहरण है, लोक प्रशासन उसका आयाम है। प्रशासन सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो लोक प्रशासन होता है वो लोक संगठनों की गतिविधियों तक ही सीमित होता है। प्रशासन सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास है और ये सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला तंत्र है। इस तरह से हमने जब प्रशासन और लोक प्रशासन में यहाँ पे अंतर देखा है, उसी तरह से अभी हम यहाँ पे शासन और प्रशासन में भी थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि शासन का जो गठन होता है वो जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन जो प्रशासन होता है वो जो भी योग्यता के आधार पर व्यक्ति होता है ना, उनकी तरह चुन लिया जाता है। प्रशासन तो होता है वो उच्च स्तरीय होता है, लेकिन प्रशासन जो होता है वो मातहत होता है शासन का ही। ये कार्य नीति निर्माण करता है, लेकिन नीति क्रियान्वयन कौन करता है? प्रशासन करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यों में उद्देश्य प्रकृति के आधार पर दो वर्ग होते हैं इसके, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। ठीक है, हमको ये देखना है कि लोक प्रशासन के समर्थक कौन है, निजी प्रशासन समर्थक कौन है। ठीक है, लोक प्रशासन के हेनरी फ्यूल, मेरी पॉर्कर फॉलेट और उर्विक, ये तीन जो ऐसे हैं जो लोक प्रशासन के समर्थक है। लेकिन कुछ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की समर्थक है जिनमें हम कहेंगे इनका नाम कौन सा है? हर्बर्ट साइमन, एप्पलबी, सर जॉर्ज स्टैम्प और पीटर ड्रकर, ये है। ठीक है, फिर अब यहाँ पढ़े साइमन ने क्या मत दिए हैं लोक प्रशासन निजी प्रशासन में, भेद बताए ना उन्होंने। अब हर्बर्ट साइमन वो क्या भेद दे रहे हैं यहाँ पे सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये हमने पढ़ा साइमन के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम एप्पलबी के बारे में, फिर पढ़ेंगे लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर, सर जोसिया स्टैम्प ने क्या दृष्टिकोण दिया अपना, और अपने ड्रकर ने क्या विचार दिए। ये सारे हम पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे लोक प्रशासन। अब यहाँ पे आया है मेन मुद्दा लोक प्रशासन, जो कि वुड्रो विल्सन ने यहाँ पे बोला भी लोक प्रशासन विधि को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लागू करना है। फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि 1990 के बाद में लोक प्रशासन ने लोक प्रबंधन का अर्थ ग्रहण कर लिया, और लोक प्रशासन का जो अर्थ है ना उसमें भी दो पढ़ेंगे हम, विस्तृत व्यापक अर्थ होता है इसका और एक संकुचित अर्थ होता है। इसके भी हमको वो याद करना है समर्थक की वुड्रो विल्सन, वाइट, डिमॉक, निग्रो, पिफनर, ये तो थे विस्तृत व्यापक अर्थ के समर्थक। और जो संकुचित अर्थ होता है इसके थे साइमन, गुलिक, फेयोल और विलोबी। इसी तरह से विस्तृत व्यापक अर्थ वाले में हम ये दोनों अर्थ पढ़ के हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। प्रकृति में हमने क्या पढ़ा इसमें लोक प्रशासन की प्रकृति में कि इसका प्रबंधकीय दृष्टिकोण और इसका एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में कौन समर्थक है, एकीकृत में कौन है? प्रबंधकीय में हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक, साइमन स्मिथबर्ग, थॉमसन है, और एकीकृत में है एल.डी. वाइट, डिमॉक, निग्रो, पिफनर। ठीक है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता क्या है, समग्र दृष्टिकोण क्या होता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन के बारे में क्या बोला गया है, समग्र एकीकृत दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा गया है, इसके समर्थक इसके बारे में क्या बात करते हैं, और प्रबंधकीय दृष्टिकोण समर्थक के बारे में क्या बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी प्रकृति। प्रकृति में क्या विज्ञान है, कला है या फिर व्यवसाय है, इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक आपको बताती हूँ, बहुत इजी है, बस मुझे तो इसी तरह से याद होता है, आप भी इसी तरह से याद कर लीजिए। जैसे कि हम पूरा पढ़ेंगे, तो लोक प्रशासन कुछ कम नहीं अपितु कुछ अधिक ही ललित कला है, ये बोला है एमपी शर्मा ने। अब मेरा क्या सीन रहता है, जैसे मैं एमपी शर्मा बोलूँगी बस इतना सा याद करूँगी कि हाँ कुछ अधिक ललित कला है ना। यदि रंग से मिट्टी बनी करती कला करती है, इतना बड़ा ना बोल के मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगी कि उच्च कोटि की ललित कला किसने कहा है, टीडी ने कहा है। उर्विक ने बोला है कि लोक प्रशासन कला है न कि विज्ञान, बल्कि हमको उसको विज्ञान बनाना है, ये बोला है उर्विक ने। टेलर ने बोला है कि रूढ़ियों को निकालो और फिर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके तुम इसको विज्ञान बनाओ। इस तरह से थोड़ा इजी हो जाएगा, हम हमारी लैंग्वेज में इसको याद करेंगे। तो रॉबर्ट हाल ने बोला है कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मतलब इसका ये विज्ञान होने का दावा करता है, लेकिन इसका दावा खोखला है। हर्बर्ट साइमन ने बोला है इसका यथार्थ अध्ययन नहीं किया जा सकता है। सुकरात ने बोला विशेष दक्ष प्रशासक होते हैं, और एल.डी. वाइट ने बोला निर्देशन, नियंत्रण और समन्वयकरण की कला है। इस तरह से सारी परिभाषा हमें आ गई है। अब एकदम से जगह हमारे दिमाग में आएगी यथार्थ अध्ययन वाला किसने बोला था ना, यथार्थ अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो हमारे माइंड में आना चाहिए हर्बर्ट साइमन ने बोला था। इसी तरह से आप 2-3 बार इनको रिविजन कर लोगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन कला है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा ये तरीका होता है पढ़ने का। अब यहाँ पर लोक प्रशासन की प्रकृति है, कला है, विज्ञान नहीं और विज्ञान है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कला क्यों है, विज्ञान क्यों नहीं और विज्ञान क्यों है, ये सब पढ़ने के बाद में आ जाता है इसका क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र रहता है। पोस्ट कोल दृष्टिकोण जो दिया लूथर गुलिक ने, विषय वस्तु दृष्टिकोण जो कि दिया लेविस मेरियम ने। इस तरह से हम पढ़ेंगे। पोस्ट कोल दृष्टिकोण के बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे, लूथर गुलिक ने क्या क्या बोला इसके बारे में। तो फ्रेंड्स मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ अभी तक, तो अब चल रहा है। अभी इन्होंने जो पोस्ट कोल का दृष्टिकोण दिया था ये पूरा पढ़ने के बाद में हम इसका विषय वस्तु दृष्टिकोण जो कि लेविस मेरियम ने दिया था वो वाला पढ़ेंगे। फिर इसके सारे दृष्टिकोण पढ़ने के बाद में लोक प्रशासन की जो है वो सारे हम चरण पढ़ने वाले हैं कि अध्ययन विषय के रूप में इसका क्या है, मतलब सरकार के कार्य को प्रशासित करने की गतिविधि के रूप में इसका अध्ययन, और अध्ययन के विषय के रूप में। इस तरह से इसके उद्भव के चरण आते हैं, वो भी आ जाते हैं कई बार ये वाले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा चरण, और हर एक चरण के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इस तरह से ये चरण के काल कंप्लीट हुए हैं मेरे इसमें भी, और अब मेरा यहाँ पे चल रहा है नवीन लोक प्रशासन। आप लोग कमेंट करके बताना आपका कितना टॉपिक हो चुका है। आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि आप कौन सी बुक में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो लैंग्वेज बनाती है ना क्वेश्चन पूछने की, वो उसी पर डिपेंड करता है किस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन बस इतना से मैं आपको कहना चाहूँगी, समझ आधारित हम प्रश्नों को हमें पढ़ना है। जैसे हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना उसको इतना ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ध्यान से पढ़ने के बाद में क्या होगा, दूसरी बार जब हम उसका रिविजन करेंगे थोड़ा हमें पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है शुरू में आपको बोरिंग सा भी लगे, मुझे भी बोरिंग सा लगता है, लेकिन मेरी क्या आदत होती है बोरिंग सा लगता है तो मैं थोड़ा सा बोल के पढ़ लेती हूँ। और वैसे भी हमें सेल्फ स्टडी से पढ़ना है, और अब इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गए हैं कि सेल्फ स्टडी जो है ना वही हमारी सिलेक्शन का आधार है। ये आपको मैं कहना चाहूँगी। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी बुरी लगे कि क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है,
लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, कोचिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं, उनकी स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोचिंग से बेटर मुझे सेल्फ स्टडी लगती है। और हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, हर एक चीज़ अपने आप में बेस्ट है, लेकिन सेल्फ स्टडी से पढ़ना ये होता है कि हमारा जितना मन करता है हम पढ़ लेते हैं, जितनी बार हमारा मन करता है रिवीजन कर लेते हैं, और जितनी बार हमारा मन करता है कि हम क्वेश्चंस, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने हैं वो हम निकाल लेते हैं, टेस्ट वगैरह दे लेते हैं। तो बस वो मुझे सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा बेटर लगता है। बाकी अब जो सिलेक्शन का आधार है ना, वो वैसे भी सेल्फ स्टडी ही होने वाली है, और जितना हो सके हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। और अब मैं बिल्कुल खुद पर विश्वास रख के ही पढ़ रही हूँ। मुझे थोड़ा ना पता है कि इस बुक में से आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ में खुद पर पूरे धैर्य के साथ में ये अपने जो टॉपिक है वो क्लियर करूँगी। और टॉपिक भी इतने बड़े-बड़े हैं कि मुझसे बहुत धीरे-धीरे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन कोई ना, हार नहीं मानना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल देखना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहना। जिस तरह से मेरे टॉपिक में धीरे-धीरे क्लियर करने की सोच रही हूँ, उसी तरह से आप भी अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई 0 से शुरुआत कर रहा है ना सेकंड ग्रेड की, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।